गुड मॉर्निंग ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवैस इकबाल फ्रॉम शिकागो अमेरिका, और मैं आपका होस्ट द टॉक्स बियॉन्ड की तरफ से रिजवान सिद्दीकी। आज हम अवैस इकबाल साहब के साथ ये नशिस्त करेंगे, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा टॉपिक्स क्या होंगे और हम किस हवाले से हम बात करेंगे। तो यूजुअली हम अक्सर अवैस इकबाल साहब को सुनते रहते हैं, इनके ख़यालात जो हैं यूट्यूब के थ्रू, और इनकी जो बाकी पाकिस्तानी मीडिया के साथ इन्वॉल्वमेंट थी पहले, उसके थ्रू हम इनसे आगाह हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो बातें ना करें जो ऑलरेडी हम जानते हैं, और उसी पॉइंट से हम आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी हमें पता है, और उन्हीं चीज़ों को हम डिफरेंट एंगल से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अवैस इकबाल के साथ। अवैस इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा अवैस साहब, मैं इस टाइम दुबई में हूँ। अर्ली मॉर्निंग है यहाँ, 7 बजे हैं, और आई थिंक आपके पास 10 बजे होंगे, तो जी हाँ, ये जी अभी हाँ। टाइम है। अच्छा अवैस साहब, मुझे तो सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपका ये जो शुस्ता उर्दू है और ये लहज़ा है, एक्सेंट, ये कहाँ से आया आपके पास? बहुत अच्छा सवाल है सर। मेरे मेरे वालिदैन जो हैं वो आपस में पंजाबी बोला करते थे, और मेरी वालदा जो थीं वो डिबेटर थीं अपने कॉलेज के ज़माने में, तो वो मुझे स्कूल के लिए तकारीर वगैरह लिख कर दिया करती थी और प्रैक्टिस करवाया करती थी। लेकिन वो उनका इसरार था मेरे वालिद से कि वो अब हम बच्चों के साथ वो उर्दू बोलें। तो इस वजह से हमने हमने सारी उम्र वालिदैन को आपस में पंजाबी बोलते सुना है, और वो हमारे साथ उर्दू बोलते थे। और उसके बाद जब मैं डिबेटिंग सर्कल में दाखिल हुआ, तो फिर वहाँ पर आपको एक नेशनल सर्किट में कम्पीट करने के लिए एक शुस्ता उर्दू दरकार होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो पॉलिश हो गई, और उसके बाद जब मैंने न्यूज़ चैनल्स पर काम करना शुरू किया, तो फिर वहाँ पर उर्दू जो है मज़ीद जो है बेहतर हुई। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में एक तकरीरी मुकाबला था, जिसमें रूल्स होते हैं कि आपने अदलिया को, फ़ौज को, मुल्लाओं को, सरकारी इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना। तो मैंने अच्छा, ये आप यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे जी, हैं। जी, यूईटी लाहौर ये की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने उसमें फ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई किया था किस ईयर 2007 की में। बात कर रहे हैं? ये किस सन की बात 2007 कर रहे में, 2007 में। तो हैं? मैंने ओके। जाकर जब ये देखे, वो जो स्विमिंग पूल के साथ उन्होंने डिनर भी करवाया था हमें। अच्छा, बाय द वे, तो मैं ये बता दूँ कि मेरा ताल्लुक भी यूआईटी लाहौर से है। मैंने इंजीनियरिंग भी वहीं से की है, मास्टर्स भी वहीं से की है। जी, जी, मुझे मुझे तो मालूम है, मुझे 7-8 मालूम है। साल। हाँ। तो वहाँ पर जब उन्होंने हमें ये कहा कि आप किसी भी इस तरह का तनकीद नहीं कर सकते, तो मैंने वहाँ पर अपनी तकरीर का आगाज़ ये कहकर किया था कि सामईन, मैं कवायद महफ़िल के हाथों सियासी जमातों, मज़हबी ज़ातों, कौमी रहनुमाओं, अस्करी अदाओं, अदालत के चौबारों और सरकारी इदारों से चिड़िया भी नहीं उड़ा सकता। तो बताइए मैं क्या कहूँ कि सेब मीठा है, अंगूर खट्टा है, आसमान नीला है, या उस लड़की का दुपट्टा पीला है, मौसम प्यारा है या महबूब का इशारा है। मैं क्या बोलूँ कि मेरी ज़बां पे कुफ़्ल पड़े हैं। मैं उस फाइनल में यूईटी में स्ट्रेट अवे डिस्क्वालीफाई हो गया था सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वैसे एक बात से मुझे थोड़ा-सा चलते-चलते ये भी बता दें कि आपका ताल्लुक किस शहर से है? वेल, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरी वालदा का ताल्लुक सियालकोट से है, और मेरे वालिद का ताल्लुक नारोवाल से है। और उनकी शादी हुई, और मेरे वालिद चूँकि सरकारी मुलाज़िम थे, तो जिन दिनों मेरी पैदाइश के मामलात चल रहे थे, तो उनकी साहिवाल में पोस्टिंग थी, और वो पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के अंदर थे। तो कभी साहिवाल, कभी खानेवाल, कभी रहीम यार खान, कभी लाहौर, उनका आना-जाना लगा रहता था। तो चूँकि पहला बच्चा नानकों के पास पैदा होता है, ठीक है? और उसके बाद आदत हो जाती है माँओं को। तो पहला बच्चा मैं था, तो उसके इसलिए मैं सियालकोट में पैदा हुआ। मेरा ख़्याल है सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा, 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 अच्छा। ओके, वेरी फाइन। तो आपकी जो एजुकेशन है, वो मुझे पता है पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है। एजुकेशन की क्या है, फ़ील्ड क्या है उसकी? वो विल ड्यूरा कहता होता है कि एजुकेशन इज़ द प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ योर ओन इग्नोरेंस। तो हुँ, हुँ। मैंने जो मैट्रिक किया है वो डीपीएस साहिवाल से किया। मैंने जो एफएससी प्री मेडिकल किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया।
और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ओल्ड कैंपस से बी फार्मेसी की, लेकिन इसको मैं एजुकेशन नहीं समझता हूँ। इसको एजुकेशन मैं उसी को समझता हूँ जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात। अच्छा, यहाँ से आपकी मतलब टोटल टाइमलाइन थोड़ी-सी डिफरेंट है। बी फार्मेसी आपने किया, उसके बाद आप मीडिया पे चले गए, न्यूज़ एंकर बन गए। उसके बाद आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किए। तो ये सफ़र शिफ्ट करने का कि बी फार्मेसी से होते हुए आप मीडिया पर्सनैलिटी बन गए, ये ट्रांज़िशन कैसे हुई? ये कैसे मौका मिला आपको और कैसे ये चांस बना? वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या हुँ, हुँ। काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। आखिर तंग आके हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये फैज़ के अशार हैं हुँ, और मैंने हुँ। सोचा कि आपका जवाब देने से पहले मैं इनको पढ़ हुँ, डालूँ, क्योंकि मैं जिन दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी कर रहा था, तो इस्लामी जमीयत तलबा एक मशहूर जो है गुंडा तंज़ीम है जो हर सरकारी यूनिवर्सिटी में मक्का कोला बेचती है, लड़के लड़कियों को साथ नहीं बैठने देती, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स उलटती है और मंसूरा से उनको फंडिंग आती है, डंडे आते हैं, स्त्रियाँ आती हैं, क्लाशनकोफ आते हैं। तो हमने भी एक पार्टी फंक्शन अरेंज किया था, तो जिसको जमीयत वालों ने उल्टा दिया। तो उन दिनों रऊफ़ साहब जो हैं वो जियो पर 50 मिनट प्रोग्राम किया करते थे, वही कुर्ता पहन के सफ़ेद दाढ़ी वाले। तो आजकल वो समा में हेड ऑफ़ रिसर्च हैं। तो मैं उनके प्रोग्राम में एज़ अ विक्टिम बन के गया था कि जी ओल्ड कैंपस में जमातियों ने हमारे साथ ये किया। तो हुँ। वहाँ पर जब मेरे पास माइक आया तो मैंने कहा कि मैं जामिया मंसूरा में पढ़ता हूँ, जिसे उर्फ़ आम में जामिया पंजाब कहा जाता है। यहाँ इस्लामी जमीयत तलबा के गुंडे हमें पढ़ने नहीं देते। इनका सारा इस्लाम लड़कियों से बात करने से रोकने और पेप्सी कोला की जगह मक्का कोला और शैंडी कोला बेचने तक महदूद है। और अनारकली में जो खालिद बिन वलीद हॉस्टल है, उसके कमरा नंबर 19 के बाहर इन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा लाइब्रेरी लिख कर लगाया हुआ है। लेकिन उसके अंदर जो अलमारी है, उसके नीचे वाले दराज में डंडे और स्त्रियाँ पड़े हैं। जब ये पाँव पर मारते हैं तो बड़ी दर्द होती है। इसका मतलब है कि आपकी एनिमिटी जो है वो बड़ी शुरू में स्टार्ट हो गई तो थी। वो एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम जा रहा था, वहाँ पर हाफ़िज़ हुँ, इदरीस साहब भी मौजूद थे, जमीयत के कुछ हुँ, नुमाइंदे भी मौजूद थे। किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये लड़का कादियानी है, किसी ने कहा हुँ, ये मुल्हिद है और काफ़ी बदमज़गी हो गई। लेकिन वहाँ हुँ, पर मेरे दोस्तों ने मुझे इससे पहले कि निकालते, रऊफ़ साहब मेरे पास आए और उन्होंने अपने कहा कि तुम्हारा मोबाइल किधर है? उन्होंने अपने मेरे मोबाइल में अपना नंबर सेव किया और मुझे कहा कि मुझे मिलना। तो वो हुँ, प्रोग्राम ऑन एयर चला गया और क्या कहते हैं, उसके बाद रऊफ़ साहब ने मुझे गामदी प्रोग्राम का होस्ट बना दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था डिस्कशंस करके। इस तरह ये एक हादसाती तौर पर मैं बी फार्मेसी के फाइनल ईयर में मुझे जियो में जॉब मिल गई और मैंने सोचा कि जब आपका शौक ही आपका काम बन जाए तो इससे सही अच्छा है। क्या हो सकता है। फिर मैंने कभी फार्मेसी की जानिब मुड़ के नहीं देखा। वेरी गुड हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने जियो पे काफ़ी प्रोग्राम किए, जावेद अहमद गांधी साहब के साथ, उसके बाद उरिया मकबूल जान के साथ भी आपने प्रोग्राम किए। गांधी साहब की हम बहुत बड़े फ़ैन हैं और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का हर जो पढ़ा-लिखा बंदा है एट लीस्ट कुछ मोहब्बत रखता है उनके साथ, बहुत सुना है उनको। मुझे ये बताएँ कि आपके जो प्रोग्राम थे गांधी साहब के साथ, वो उसका जो फ़ॉर्मेट ऐसा ही होता था, आप ऐसे ही उनको चैलेंज करते थे अपनी बातों में या एक प्री डिफाइंड पॉलिसी थी आपके न्यूज़ चैनल की तरफ से कि आपकी ये बाउंड्रीज़ हैं, आपने इनके अंदर रह के इनसे बात करनी है और इससे आपने आगे नहीं जाना? सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर्स थे वहाँ से मीडिया चैनल की तरफ से या यू आर फ्री टू टॉक इससे एनीथिंग? पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि बहुत अरसे के बाद मुझे किसी से बात करके मज़ा आ रहा है। ठीक है? थैंक यू। तो आई रियली लाइक द लाइन ऑफ योर क्वेश्चनिंग एंड द वे यू पुट इट। द थिंग इज़ कि सर रऊफ़ साहब ने मुझे उस प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट ही इसलिए किया था कि मैं एक एथियस्ट था। क्योंकि उससे पहले जो साहब प्रोग्राम करते थे, वो लम्स में पढ़ाते थे, आसिफ़ इफ्तिख़ार साहब, जो कि गांधी साहब के अपने स्टूडेंट थे। ठीक है? तो वो तो गांधी साहब को सिर्फ़ कन्नी देने के लिए आते थे कि आप गुड्डी उड़ाएँ। ठीक है? तो मुझे तो उस प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आ रही थी। तो हुँ, हुँ। रऊफ़ साहब ने मुझे उस प्रोग्राम में शामिल ही इसलिए किया था कि मैं नेचुरल ऑपोज़िशन हूँ, लेकिन बहरहाल उस प्रोग्राम का नाम चूँकि गामदी था, इसलिए गामदी साहब को अल्टीमेट विनर करार देना जियो की एडिटोरियल मजबूरी थी और मुझे
पूरी दुनिया से ghamdi@jio.tv का जो पासवर्ड था मेरे पास भी था, क्योंकि मैं उस टीम का रुकन था। हमें हेट ईमेल्स आती थी और लव ईमेल्स आती थी। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएँ यार से निकले तो सूएदार चले। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमने ईद उल अज़हा के हवाले से एक स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने गांधी साहब से पूछा कि जो सूअर का गोश्त होता है, उसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, ज़िंक और सेलेनियम होता है, जिसको खाने से दिल की बीमारियों और जोड़ों के दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बीफ की निस्बत 16 गुना कम होता है। तो क्या वजह है कि खाने के लिए बीफ हलाल और सूअर हराम है? तो मुझे लगता था कि गांधी साहब कोई गैर रिवायती सा जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने एक रिवायती मुल्ला की तरह जवाब दिया कि चूंकि सूअर अपनी महरमात से इख्तलात करता है, इसलिए खाने के लिए वो हराम है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कि भेड़ बकरियों के गाँव में निकाह पढ़ाए जाते हैं। तो वो प्रोग्राम जियो के सेंसर बोर्ड ने, जिसमें इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हुआ करते थे, उसको ऑन एयर करने से इनकार कर दिया। तो इस हद तक, यानी 60 मिनट की हम अगर रिकॉर्डिंग करते थे, तो उसमें से 38 मिनट का प्रोग्राम 22 मिनट की काट छांट के बाद ऑन एयर जाता था, और हर वो मकाम जहां पर गांधी साहब कमजोर पड़ रहे होते थे, उसको कट कर दिया जाता था, उसको एडिट कर दिया जाता था। दौरान रिकॉर्डिंग उसे कुछ नहीं कहा जाता था, लेकिन चूंकि वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता था, इसलिए उसको बाद में इस तरह एडिट कर दिया जाता था कि गांधी साहब हमेशा ही फातेह नजर आए। ये अच्छा, आपकी बात का जवाब है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारी जब प्री टॉक्स हो रही थी अवैस इकबाल साहब के साथ इस प्रोग्राम के हवाले से, तो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि हम लाइव प्रोग्राम नहीं करते, हम अपने प्लेटफॉर्म से रिकॉर्डेड प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि बीच में फंबल्स आते हैं, कुछ बीच में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो उसको एडिट करके ज़रा अच्छे अंदाज में लगाना अच्छा होता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि नहीं, ये हम अगर हम लाइव जाएंगे, हम उसको पोस्ट एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एडिट में ये ऑप्शन आपके पास होती है कि आप सवाल रीफ्रेम कर सकते हैं, आंसर रीफ्रेम कर सकते हैं, तो उसमें ये मैनिपुलेशन की एक फैसिलिटी होती है, जी हाँ। तो वो आप नहीं करना चाहते। दैट्स वेरी गुड, नाइस ऑफ यू कि हमें इतनी करेज होनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हो हमें पता हो हम क्या बात करें। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो एडिटोरियल जो ये जो चीज़ आपने बताई है, हमारा रिसेंटली एक बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी आया हुआ था पाकिस्तान में, डॉक्टर ज़ाकिर साहब आए, हमने भी अपने एक प्रोग्राम किया उसके ऊपर। वो आए और वो काफ़ी हद तक एक्सपोज़ हुए। वो हमें जो हम मैं भी उनको बहुत सुनता रहा हूँ, गांधी साहब के साथ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक और शख्सियत है जिनको हम सुनते होते थे। तो लेकिन पता चला कि वो उनके जो थॉट हैं, उनके अंदर डेप्थ नहीं है। वो बड़ी सतही किस्म की बातें करते हैं और हल्की-सी कोई चीज़ इधर-उधर हो जाए तो उनसे हैंडल नहीं होती। हालाँकि वो जो क्वेश्चंस वहाँ पे लोग कर रहे थे, वो थोड़ा-सा भी समझदार बंदा जो है, समझदार आलिम जो है, जो मौलाना है हमारे हज़रात जो हैं, वो बड़े आसानी से इधर-उधर करके वो निकल सकते थे। लेकिन उनसे वो हैंडल नहीं हुई चीज़। तो मेरा आपसे ये आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, क्योंकि आप मीडिया पर्सनैलिटी रहे हैं, कि इंडिया में इतना अरसा इन्होंने प्रोग्राम किए, वहाँ पे ये एक्सपोज़ क्यों नहीं हुए? क्या इसकी वजह वो एडिटोरियल ऑप्शन थी इनके पास, वो उसको एडिट करते थे? वहाँ पे ऐसा कभी भी हमें सुनने को नहीं मिला। हालाँकि अगर कोई एथीस्ट इनसे बात भी कर रहा है या कोई पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा भी आ रहा है, तो उसको डाइल्यूटेड अंदाज़ में हमारे सामने वो पीस टीवी पे आता था और हमें पता नहीं चलता था। और जब यहाँ पे आए हैं तो वो एवरीथिंग वाज़ एक्सपोज़्ड। मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की लाइव डिस्कशंस नहीं गुज़री हैं। वो सारा हुँ, कुछ रिकॉर्डेड होता था। उन दिनों में सीडी प्लेयर हुआ करता था, डीवीडी प्लेयर हुआ करता था, जिस पर हॉल रोड में इनकी पीस टीवी की कैसेटें, इनकी सीडीज़ बिका करती थी। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया के मुसलमान हैं रिज़वान साहब, वो वहाँ पर माइनॉरिटी में हैं। वहाँ पर हुँ, इस्लाम उनकी अना का मसला है, ठीक है? तो वो वहाँ पर इस्लाम के साथ अपनी आइडेंटिटी को ढूँढते हैं। पाकिस्तान में हुँ, मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, और पाकिस्तान के अंदर मुसलमान पाकिस्तानी जो हैं, वहाँ पर इस्लाम उनकी आइडेंटिटी का मसला नहीं है। इसलिए अगर आपको हुँ, अली अब्बास जलालपुरी नज़र आएँगे, तो वो आपको पाकिस्तान में नज़र आएँगे। अगर आपको सिब्ते हसन नज़र आएँगे, तो वो आपको पाकिस्तान में नज़र आएँगे। आपको उर्दू ज़बान के अंदर जितने भी लेफ्ट के नक्काद हैं या दानिश्वर हैं या लिखारी हैं,
वो आपको इस बॉर्डर के इस तरफ नजर आएंगे। मैं इंडियन मुसलमानों की जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है उससे हरगिज इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहने की जसारत कर रहा हूँ कि बहुत सारे इंडिया के अंदर बसने वाले जो मुसलमान, अगर उनमें से कुछ लोग क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, तो जो बकिया मुसलमान हैं उस इलाके में, मुंबई के अंदर, पटना के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली में, वो उस शख्स का समाजी बॉयकॉट कर देते हैं, जिसकी एक बहुत रीसेंट एग्जाम्पल कुरान वाला साहब हैं, जिनकी फैमिली ने उनका बॉयकॉट कर लिया। तो इस बॉयकॉट के डर की वजह से बहुत सारे इंडिया के अंदर जो फ्री थिंकर्स हैं वो उस तरह से सामने नहीं आते हैं जिस तरह से पाकिस्तान में आते हैं, और पाकिस्तान में भी आने के लिए उनको बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ता है रीसेंट ब्लास्फेमी लॉज की वजह से। डॉक्टर जाकिर नाइक जब ऊंचे से मिंबर पर खड़े होकर, वो एक नीचे कीड़े मकोड़े की तरह खड़े इंसान को जब सवाल का जवाब दे रहे होते हैं ना, तो उनके चेहरे के ऊपर एक रौनक होती है, एक तकब्बुर होता है, एक गरूर होता है, एक 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 एक, एक सेंस ऑफ बिगनेस होती है, ठीक है। तो वो सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। मुझे गांधी साहब ने भी एक दफा कहा कि आपके सवाल क्या है, मैं उनका जवाब देना पसंद करूंगा। मैंने कहा जी सवाल तो सादसा कराम से किया जाता है, मैं तो आपको उस्ताद मानता ही नहीं हूं, मैं आपके साथ ह्यूमन लेवल पर डिस्कशन करने का ख्वाह हूं, आपके साथ तबादला ख्याल करने का ख्वाह हूं, एक मौजू के ऊपर आप बोलिए और उसके बाद मैं बोलूंगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को इस तरह से क्रिटिकल क्वेश्चनिंग की आदत ही नहीं थी, जिस तरह से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वाजिद एहसास साहब, बादशाही मस्जिद लाहौर में, उन्होंने जब पूछा कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, लेकिन मुझे कभी भी मजहब की कमी महसूस नहीं होती, तो उसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया था वो 7 या 8 साल के बच्चे का जवाब था कि जो चोर होता है वो भी बड़ा खुश होता है, हालांकि चोरी से मुआशरे को नुकसान पहुंचता है। तो मैं बड़ी ईमानदारी से समझता हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर अपने आप को पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने एक्सपोज करके अपनी इल्मियत के गुब्बारे में से खुद हवा निकाल दिया। रिजवान साहब, अच्छा अवैस इकबाल, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो शख्सियात हैं हमारी, जावेद गांधी साहब कह लें या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह लें, ये बहुत पढ़ते हैं, किताबें हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, नॉलेज भी इनके पास ज़्यादा है। अच्छा, मैं एक गांधी साहब का प्रोग्राम सुन रहा था, जो हमारे जो गुलाम मिर्ज़ा कादियानी साहब के बारे में, कादियानियों के बारे में, वो अहमदियों के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस तरह की बातें हमारे बहुत से उलमा जो हैं अपनी प्राइवेट जो महफ़िलें हैं उसमें ये बातें करते रहते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ी बातें कर जाते हैं। तो बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेट महफ़िलों में करने वाली होती हैं, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे करने वाली नहीं होती। क्या इससे मैं ये समझूँ कि ये जो अपने ख़यालात हैं, जितने भी उलमा हैं हमारे बड़े, ये इसको फ़िल्टर आउट करते हैं कि मतलब प्राइवेट महफ़िल में हम ये बात करेंगे, पब्लिक में हम ये, हमें पता है कि ये दूसरी बात है, लेकिन हम ये पब्लिक में नहीं करेंगे। इज़ इट, क्या ये क्लियर है जो बात इनका जो ज़ाहिर है और जो बातिन है, वो सेम है? नहीं, ये मैं सिर्फ़ गांधी साहब और मौलाना के मैं हवाले से आपकी बात नहीं कर बात रहा, मैं समझ गया। सबके 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 सबसे बारे में ही सबसे बात कर रहा पहले इस बात का जवाब देने से पहले इस पस मंज़र को ज़हन में रखिएगा कि मंदिर के चूहे भगवान से नहीं डरते, ठीक है? किसी ने बहुत अच्छी बात की थी कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो मज़हब को दुरुस्त समझते हैं, अक्लमंद लोग मज़हब को गलत समझते हैं, और चालाक लोग जो होते हैं मज़हब को यूज़फुल समझते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श ने शायद ये कहा था कि नई मुनासब खासा दीगल आमा अगे करनी, एते एवें जिवें मिट्ठी खीर पका कुत्तियां अगे तरनी। ठीक है, द थिंग इज कि ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए इन्हें क्या रूप धारना होगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी पब्लिक में आकर ये कह देते थे कुछ साल पहले कि मेरी उम्र जो है सुन्नत उम्र 63 साल से ऊपर नहीं जाएगी, और अब वो 73-74 क्रॉस कर चुके हैं। वो पब्लिक में आकर ये कह देते होते थे कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ख्वाब में आकर पीआईए की टिकट मांगी कि ताहिर मैंने मदीने से लाहौर का सफर करना है। वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये भी कह देते होते थे कि मैंने गौसे पाक से 19 साल तक तालीम हासिल की, ख्वाब में, कशफ में, क्योंकि पता है कि कोई भी उनको चैलेंज नहीं कर सकता। इसी तरह रफ़ीक अख्तर साहब है जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठकर बुखारी ऑडिटोरियम के अंदर कह देते हैं कि 345 साल बाद कयामत आ जाएगी, तो वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके सुनने वाले भी 345 साल बाद नहीं होंगे और वो भी 345 साल बाद नहीं होंगे। तो मजहब जो है वो एक ऐसा टूल है। आपने वो कहानी सुनी है ना कि एक शख्स बाजार में गधा बेच रहा था, तो बादशाह ने पूछा कि गधा कितने का है, तो उसने कहा ये 10,000 रियाल का, 10,000 दिरहम का है।
तो बादशाह ने पूछा कि ये 10,000 दिरहम का क्यों है? क्योंकि हुजूर इस पर बैठ कर ना मक्का मदीना नजर आता है, लेकिन शर्त ये है कि देखने वाला पाकबाज हो, उसने कभी गलत कारी ना की हो। आप खुद चेक कर लें। अब बादशाह बैठ गया, अब उसको नजर तो नहीं आया, लेकिन वो फंस गया कि अगर वो कहता है कि मुझे मक्का मदीना नजर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वो गलत कारी किए लोगों के सामने। उसने कहा वाह वाह वाह, सामने वो मुझे मक्का मदीना नजर आ गया। उसने कहा वजीर को तुम भी चेक करो। वजीर ने भी कहा वाह 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 जी, मक्का मदीना नजर आ गया। तो ये इस तरह पब्लिक कंजम्पशन के लिए लोगों के जज्बात से खेलते हैं रिजवान साहब। तो क्या ये बात आपके बारे में भी कह सकते हैं? आपका ज़ाहिर और बातिन सेम है? जी, या मुझे या ये बहुत या मुझे बहुत ये लगता है बहुत कि ये बहुत सारा बिज़नेस है, ये सारे व्यूज़ की गेम है कि हम बहुत कंट्रोवर्शियल बहुत बातें अच्छी करें? बात है, बहुत अच्छी बात आपने की है। देखें, मेरे पास सिर्फ 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं सर, ठीक है? और मेरे जो दोस्त मुझे पिछले 20 साल से जानते हैं, ठीक है? मीडिया में आने से पहले के जानते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैं जैसा यूनिवर्सिटी के दिनों में था, जैसे मैं गॉडलेस पर्सन तब था, मैंने कभी नमाज़ नहीं पढ़ी, मैंने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया, मैंने कभी रोज़ा नहीं रखा, ठीक है? मैंने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, लेकिन मैं अपनी जो पर्सनल फ्रीडम की जो स्पेस, जिसको मैं आज से 20 साल पहले एक्सरसाइज करता था, मैं आज को 20 साल के बाद भी उसको एक्सरसाइज करता हूँ। पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो मैं ये सब कुछ तब करूँ ना, जब मैं उससे कोई माली मुनाफा हासिल कर रहा हूँ, या मैं उससे कोई ऐसा फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा विज़िबल हो। मैं अभी भी पाकिस्तान छोड़ने के बाद जो एक परदेस की इनिशियल स्ट्रगल है, उसमें से गुज़र रहा हूँ। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कह सकता हूँ कि अगर आप इनकी तो जो ज़ाती ज़िंदगी और इनकी जो अमली ज़िंदगी है, उसमें तो हम कॉल ऑफ फेल के हज़ार तज़ाद आपको ढूँढ कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे मेरे कॉल ऑफ फेल के अंदर कोई तज़ाद ढूँढ कर दें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी रिज़वान साहब। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, मैंने आपके काफ़ी प्रोग्राम रिसेंटली एक महीना डेढ़ पहले ही आपके साथ तारुफ हुआ, एक एक्सीडेंटल वीडियो मैंने देखी है आपकी, उसके बाद फर्दर एक्सप्लोर किया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो टोन है अभी और आपके जो साल पहले की जो टोन थी, थोड़ा-सा मैंने फर्दर बैक टाइम जाके आपको एक्सप्लोर किया। तो मुझे लगता है कि आप क्रिटिकल थिंकर तो हैं, यू आर अ वेरी गुड इंटेलेक्चुअल और इंटेलेक्ट डेप्थ है आपकी बातों के अंदर। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा अ, ने क्रिटिकल होते जा रहे हैं इन अ नेगेटिव सेंस। तो मेरी आई विश कि आपका जो इंटेलेक्ट डेप्थ है वो यूज़ हो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में, और बजाय हम हर वक़्त तानो तशरी तशनी करें लोगों के ऊपर, राइट विंगर्स के ऊपर कि आप ये कर रहे हैं, आपका ये नहीं है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हम आपका जो मुकालमा है, जो राइट विंग के साथ, वो बनता ही नहीं है। उस आप बात कर रहे हैं साइंस की, साइंस तो बिलीव करती है एविडेंस के ऊपर। जो हम मुसलमान हैं, हमारा राइट विंग जो है सारा, वो बिलीव करता है ईमान बिल गैब पे, एविडेंस नहीं है। वो सारा का सारा स्ट्रक्चर ही पूरा उस बात पे है कि हमें पैगंबर इस्लाम ने ये चीज़ बताई और हम फर्मली बिलीव करते हैं। ना सिर्फ इस्लाम बल्कि सारे मज़ाहब का यही हाल है। और मेरे तो ख़्याल में जितने भी हमारे मज़ाहब हैं, ये वैसे तो एक ही लड़ी है, एक ही उसके मशीन के कुल पुर्ज़े हैं। तो ये एक साइड पे आपका मुकालमा इनसे बनता नहीं है। आप चाहते हैं कि वो एविडेंस दें, वो किस तरह का एविडेंस दें? वहाँ पे आप उनको फँसा लेते हैं, फँसा के उनका फिर आप उनकी क्लास लेते हैं। तो मेरे ज़ाती ख़्याल है कि आपको अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो मज़हब जो है वो हर बंदे का ज़ाती मामला होना चाहिए। कोई अगर मुसलमान होके खुश है या क्रिश्चियन होके खुश है तो लेट इट बी। आप ज़िंदगी एक ब्लेसिंग है, 60-70 साल की जितनी भी हमारी, अब 40-42 साल का मैं भी हो गया हूँ, आपकी एज भी मेरी जितनी ही लग रही है, बाकी 20-25 साल है, हँसी-खुशी गुज़ारें, अनबर्डन्ड फ़ील करें आप भी। लेकिन आपने अपने ऊपर वो दोबारा एक बर्डन कर लिया है कि मैंने सब लोगों को इस तरफ कन्वर्ट करना। तो जिस तरह आपकी चॉइस है कि आप एक सोचते हैं, बाकी लोगों को भी सोचने दें। क्या कहते हैं? रिजवान साहब, आपने कभी किसी एथीस्ट को इस बुनियाद पर किसी मुसलमान को जिंदा जलाते देखा है कि इसने रिचर्ड डॉकिंस की या स्टीफन हॉकिंग की या चार्ल्स डार्विन की बेहुरमती की है? आपने रिसेंटली जो वाक़यात हैं, जिस तरह मज़हब को एज़ अ टूल ऑफ
परसिक्यूशन इस्तेमाल किया जा रहा है। हम्म, जिस तरह मशाल खान के साथ उसकी लिंचिंग की गई, जिस तरह जुनैद हफीज़ को जेल के अंदर कैद रखा गया, आए दिन पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के जो वाक़यात हैं, जिस तरह वहाँ पर एक फ्री थिंकिंग सोच का गला घोंटा जा रहा है। और आप पेप्सी के क्यूआर कोड के अंदर भी ब्लास्फेमी ढूँढ लेते हैं। आप इचरे में एक खातून के कुर्ते के ऊपर लिखे अरबी रस्मुल ख़त के अंदर भी ब्लास्फेमी ढूँढ लेते हैं। तो ये सब कुछ मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान दूसरों को चैन से जीने नहीं देते। आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि 1 साल पहले जब मैं यूएस नहीं आया था, तो मुझे पाकिस्तान में रहकर भी मैं मज़हब के ऊपर क्रिटिसाइज़ करता था, तसव्वुर खुदा पर प्रोग्राम नहीं करता था। लेकिन एक जेल में रहकर जेलर पर तनकीद और एक जेल से निकलकर जो जेलर में तनकीद होती है, उसकी जो टोन में फ़र्क है वो आपको एविडेंट नज़र आएगा। वो वही जो उसकी वजह से मेरी जो टोन है वो ज़्यादा हार्श हो गई है। आपने मुझे कभी सुना कि मैंने हिंदुइज़्म के ऊपर इस तरह से तनकीद की हो, मैंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर इस तरह से तनकीद की हो, मैंने जूडाइज़्म के ऊपर, हालाँकि मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब को कैटेगोरिकली मैन मेड समझता हूँ। लेकिन मुसलमानों का मसला ये है कि वो ना खुद चैन से जीते हैं, ना वो दूसरों को चैन से जीने देते हैं। सुन्नी मुसलमानों के नज़दीक सर मुझे अच्छा अच्छा, सुन ठीक है? प्लीज सुन्नी प्लीज। मुसलमानों के नज़दीक जो शिया मुसलमान हैं, वो उनकी किताबों में काफ़िर हैं। शिया मुसलमानों के नज़दीक सुन्नी मुसलमान काफ़िर हैं। सुन्नी और शिया के नज़दीक अहमदी काफ़िर हैं। अहमदी के नज़दीक सुन्नी और शिया दोनों काफ़िर हैं, ठीक है? ये आपस में भी लड़ते हैं और उसके बाद इनको दूसरों की जो फ्री लाइफ़ है, दूसरों की जो सेक्स लाइफ़ है, उसमें क्या हो रहा है, ये क्या पी रहा है, ये सब कुछ ये मुदाखलत शरीयत इम्पोज़ करने के जो मुतालबात हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान करते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं इनके लिए ज़्यादा क्रिटिकल होता हूँ, ज़्यादा हार्श होता हूँ रिज़वान साहब। अच्छा, वैसे मेरा ये ख्याल है कि ये जो हम इसको हम बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर देते हैं कि सारे मुसलमान ऐसा करते हैं। ये मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में भी 5 से 10% की ये मिनॉरिटी है जो इस तरह से सोचती है। जो ओवरऑल पूरा पाकिस्तान की बाकी जो 90% है वो इस तरह नहीं सोचते। ये एक अलमिया है हमारा कि हम उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। वो 10% मिनॉरिटी जो है वो हावी हो रही है 90% मेजॉरिटी के ऊपर। इस तरह के जो इवेंट्स हैं, जो आपने बताया मिसाल खान का या बाकी जो हमारी अक़लीतों के साथ, मिनॉरिटीज़ के साथ मसले मसाइल होते हैं, वो कंडेम हमें ज़रूर करने चाहिए, उसके ऊपर हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ़ ये आपसे एक गिला है, गिला कह लें कि आपकी जो टोन है, वो बड़ी इरिटेट करने वाली। इवन कि रिसेंटली मैं जब भी आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, तो आई फ़ील इरिटेटेड कि यार आप क्यों इस लहजे में बात करते हैं? आपका फ्रैंकली मेरे जो को-होस्ट हैं, दे वर अवेलेबल टू हैव अ सिट डाउन विद यू। लेकिन 2 दिन पहले हम थोड़ी-सी आपका बैकग्राउंड रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ पे आपका जो ट्विटर की वॉल है वो हमारे सामने आई। तो वो इतने वो जो ट्वीट थे आपके, जो डेली बेसिस पे आप करते हैं, वो मेरे ख्याल में वो ऐसे गैर मुनासिब हैं कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे वो डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो इसको मेरे ख्याल में आपको रिव्यू करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए कि आप देखिए, हम तो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से प्रोग्राम करते हैं फेमिनिज़्म के ऊपर, हम करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर, हम करते हैं कि इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर। तो कोशिश ये होती है कि हम वो गुफ्तगू करें, कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करें, 100 में से 2 लोग भी सुन लें और उनके दिमाग में बत्ती जले। बत्ती जलाना हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती मारें-पीटें कि भाई हमारे आप जम जो मेरा मौक़िफ़ है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे आप लाज़मी एग्री करें। तो मेरे ख़्याल में इसको आपको थोड़ा इसको रिव्यू करना चाहिए। आप रिज़वान साहब, टोन। आपकी राय जो है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपना पैगाम फैलाने की आज़ादी है, अगर मुसलमान जो हैं अपनी जहालत को फैला सकते हैं, ठीक है? वो बाकायदा किताबें लिख सकते हैं कि ज़मीन साकिन है। वो बाकायदा आपको लिख कर बता सकते हैं कि 6 साल की बच्ची का जो है निकाह जायज़ है, 9 साल की उम्र में सुहागरात भी बनाई जा सकती है। वॉर कैप्टिव के साथ आप उसी रात जो है बगैर किसी इद्दत के मुद्दत के हुजला अरूसी में जा सकते हैं। आपका बनु कुरैज़ा का जो कत्ले-आम है वो जायज़ है। कौम लूत जो हो गई, कौम आद हो गई, कौम समूद जो हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से उसमें इत्माम हुज्जत हो सकी थी। जब आप इस तरह की एट्रोसिटीज़ को रिलिजन के नाम पर प्रोपेगेट करने की इजाज़त देते हैं, तो हमारी टोन से, हमारे
तंज से, हमारे इख्तलाफ से ही आपको लगता है कि ये जो चीज़ है मुनासिब नहीं है? यानी आपने नहीं, कभी नहीं, किसी के लिए, मैं ये नहीं आप कह रहा, हमें, मैं ये आप कह रहा हम हूँ इख्तिलाफ ज़रूर करें आप, आपका पूरा हक है आपने इख्तिलाफ आपने करें। सूरह लहब पढ़ी है वैसे? नहीं, मुझे याद नहीं है। कुरान मजीद के अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं, उनको इस कायनात के मुबैना खालिक, इस कायनात के मुबैना खालिक बद्दुआएँ दे रहे हैं कि ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएँ, ठीक है? अगर आपको ये टोन मुनासिब लगती है, एक खालिक के कायनात के लेवल की लगती है, तो मुझे बताइएगा। उसके बाद जिस तरह से आपकी सही बुखारी की हदीस है कि अगर नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी या मकान में होगी, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपकी जो बेटी है, आपकी जायदाद में आधे हिस्से की मालिक है, या उसकी गवाही आधी है, या उसकी इज़्ज़त नफ्स आधी है, तो जिस तरह से ये सारी तालीमात जो हैं मज़हब के नाम पर प्रोपेगेट करने की इजाज़त है, तो अगर हम इन तालीमात से इख्तलाफ करते हैं, तो आपको लगता है कि हमारी जो टोन है वो नामुनासिब है। फैज़ अहमद फैज़ ने ही कहा था कि तेरे आज़ार का चारा नहीं निश्तर के सिवा, और ये सफ़ाक मसीहा मेरे कब्ज़े में नहीं। जब तक हम इस आज़ार के चारे के लिए निश्तर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक पीप अंदर मज़ीद जिस्म को जो है ना ख़राब करती रहेगी। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो मुझे ईमेल्स करते हैं, जो मुझे मैसेजेस करते हैं कि आपकी इस टोन के की वजह से हम सोचने समझने के ऊपर मजबूर हुए और हमने इस्लाम छोड़ा, लेकिन वो अपनी जान के खौफ से अपने आप को पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। तो हमारी ये जो टोन है बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जिनके अंदर सोचने समझने की कोई चिंगारी बाकी बचती है। और जिस कुरान मजीद की आपको सूरत का मैंने हवाला दिया है, जिस सही बुखारी की हदीस का मैंने आपको हवाला दिया है, मैं आपको ऐसी-ऐसी टोन्स, आप टोन्स तो क्या, उसके अंदर एक्चुअल जो एक्ट्स हैं, बनु कुरैज़ा का जो यहूदियों का कत्ले-आम है, जिसको गामदी साहब जैसा इस्लाम का कॉस्मेटिक सर्जन भी जस्टिफाई करता हुआ नज़र आता है कि उन यहूदियों के ऊपर अतमाम हुज्जत हो गया था, अल्लाह ताला का हक वाज़े हो गया था, उनका कत्ले-आम जायज़ था। तो हमारी टोन भी आपको अच्छी नहीं लगती रिज़वान साहब? अच्छा, नहीं, मैं देखें, आप कह रहे हैं कि वो कुरान पाक में या हदीस में ऐसी टोन इस्तेमाल हुई है। जी, देखें, जी। वो कुरान पाक की तशरीहात हैं, अहादीस हैं, वो भी सर, मैं वैसे आपको अफ़गान। तर्जुमा बता रहा हूँ, मैं तशरीह नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको चलें सूरह चलें, लहब उसको का उसको तर्जुमा बता उसको रहा हूँ देखें, कि अबू उसको लहब के हाथ टूट जाएँ। अभी अभी देखें, आप कह रहे हैं कि वो चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा ही है ना? आप जी, जी। समझते हैं कि जो मज़ाहब की ताबीर जो होती है, ये मैन मेड मज़ाहब है और ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर हम दूसरी साइड पे खड़े होके हम वही काम करेंगे जो वो लोग इस साइड पे खड़े होके कर रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या हो गया? सर, फ़र्क ये हो जाएगा कि आप गलत को गलत कह रहे हैं। आपने कभी सुना कि रिचर्ड डॉकिंस की जानिब से किसी को नमाज़ पढ़ने पर उसके कत्ल की तालीम दी गई हो, ठीक है? ब तो तो आपके जो जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं, वो किसी भी इस्लामी मुल्क में खुश नहीं हैं। वो अगर खुश हैं तो अमेरिका में। मुझे माफ़ कीजिएगा, आप रिचर्ड डॉकिंस को आई नो आप बहुत इंस्पायर्ड हैं और अक्सर जगह पे हवाले देते हैं। इवन कि रिचर्ड डॉकिंस को मैं भी सुनता हूँ, वो भी इस लहजे में बात नहीं करता है। वो अगर कोई मुत्फ़िक नहीं होता उससे, इट्स योर चॉइस। हुँ, वो हुँ। भी इतना वो नहीं है कि भई आप जो ऑडियंस उसकी होती है, जो बात कर रहा है वो, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताता है। आप उससे एग्री करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करते, वेल एंड गुड, लिव योर लाइफ़। देखें, मज़हब जो है, हमारा यही एक सबसे बड़ा अलमिया सर, है। मौलवी ख़ादिम हुसैन रिज़वी का लहज़ा मेरे से ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल नहीं, ठीक है? मैं उसको तो मैं आपको ऐसी हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स मुल्लाओं की जो तकारीर हैं, जिनके अंदर वो लोगों को सर मैं इंसाइट कर रहे हैं कत्ले-आम के लिए। सर, बिल्कुल भी आप मुझसे, आपको मेरा लहज़ा बिल्कुल बुरा लग सकता है, ठीक है? दुनिया में जो 90% लड़ाइयाँ होती हैं वो लहज़े, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होती है रिज़वान साहब कि आप मेरे लहज़े या मेरे टोन को हाइलाइट करने की जगह मुझे ऑब्जेक्टिवली बताते कि अवैस तुम्हारा ये आर्गुमेंट गलत है। तो मैं ज़्यादा शौक से नहीं, आपकी उस तरफ भी बातें हम बताता। आएँगे, उस ठीक है? तरफ भी हम मैंने आएँगे। देखें, मैंने देखें, जब जब आपके सिंध के अंदर 12 साल की बच्ची अगवा करके, जो हिंदू बच्ची है, ठीक है? उसको ज़बरदस्ती मुसलमान कर दिया जाता है और आपकी जो मेजॉरिटी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहती है, तो उसके बाद हुँ, हमें अपनी टोन को मीठा कर लेना चाहिए। जब आपके बलूचिस्तान के अंदर अफ़राद को लापता किया जाता है और आपके उलमा चुप रहते हैं, तो हमें अपनी टोन को मीठा कर लेना चाहिए। वो जो बिल्कुल नहीं। एट्रोसिटीज़ जो हमारे ऊपर इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पर्सिक्यूटेड कम्युनिटी है, वो नॉन बिलीवर्स की है, वो एथियस्ट्स की कम्युनिटी है, और जिनके ऊपर जितने हमारा नाम तो नादरा के शनाख्ती कार्ड में रिकॉग्नाइज तक
तक नहीं होता है फॉर्म में रिकग्नाइज, और आप कहते हैं कि यार तुम लोगों की टोन ठीक नहीं है, आप अगले लोगों के ऊपर उनकी ब्लास्फेमी लगाकर उन्हें कत्ल कर दें, उनको लिंचिंग कर दें, और आप हमारी टोन के ऊपर एतराज कर रहे हैं यार रिजवान सर साहब। वो वैसा सारी बातें काबिल मजम्मत हैं। वो जो कर रहे हैं, वो जो मॉब लिंचिंग हो रही है, खादिमा जैन रिजवी साहब की आप बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें काबिल मजम्मत हैं। मैं उनकी हमेशा जब भी किसी से बात होती है उसको कंडेम ही करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है उसको वो इन्फ्लुएंस रखते हैं लोगों के ऊपर, लोग उनकी बात सुनते हैं, और हमें जहाँ जहाँ भी हम जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हैं हमें उन इवेंट्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि मज़हब जो है वो हर शख्स का ज़ाती मामला होना चाहिए। मेरी जो राय है मज़हब के बारे में, तो मेरा जो इसका पॉइंट ऑफ मतलब है व्यू मुझे है। लाहौर की माल रोड पे रमजानुल मुबारक में खड़े होकर अगर मैं गोरमे का पिज्जा खा रहा हूँ तो किसी को मुझे मारना नहीं चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। लेकिन मारा, लोगों ने मारा। वो गलत कर रहे हैं ना, वो उसको क्रिटिसाइज़ हम करते हैं। तो देखिए सर, मैं तो लेट मी आपको कंप्लीट। आपको रिएक्शन पर एतराज है, आपको नहीं, एक्शन पर एतराज है। लेट मी कंप्लीट। मैं ये समझता हूँ, देखिए यहीं पे हम गलती कर रहे हैं, एक छोटी-सी ना एक मेजर मिस्टेक हमारी यहीं पे हो रही है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज़ के बारे में, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं समझता हूँ कि यार ये मज़हब ठीक नहीं है, या फ़र्ज़ कर लेते हैं एक और उलमा है वो कहते हैं कि एथीस्ट सारा दिन बकवास करते रहते हैं, ये सारी बातें झूठ बोलते हैं, और ये कर्ज़ किए जाएँगे, जहन्नम में जलाए जाएँगे। उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ना उसके समझने से कुछ होना है, ना मेरे समझने से कुछ होना है, ठीक है ना? मैं एक लाइफ़ इज़ ब्लेसिंग है, जितनी भी लाइफ़ है, मेरा मज़हब मेरे साथ है, अगर मैं जलाया जाऊँगा या नहीं जलाया जाऊँगा, या कुछ है या नहीं है, दिस इज़ अप टू मी। अगर कोई दूसरा समझता है, इसके अगेंस्ट समझता है, दैट्स अप टू हिम। तो ये जो मज़हबी जो आज़ादी है, जिस तरह आप अभी अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ पे किसी का कोई भी मज़हब हो, कोई किसी को मसला नहीं है। जब हम इस तरह से शद्दोमत के साथ उनको हम नेगेट करने की, क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम एक मज़हब के अगेंस्ट एक पैरेलल मज़हब हम खड़ा कर रहे होते हैं कि यार आपका मज़हब ये है, आप शदीद हैं उसके ऊपर, और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी शदीद है उसके ऊपर, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इसके ऊपर शदीद है। तो एक पैरेलल मज़हब, मुझे तो ये लगता है कि एथीज़्म भी जो है ना, वो एक पैरेलल एक मज़हब बनता जा रहा है, कि सर, वो यानी आप तबलीग ये कर कह रहे रहे हैं कि हैं कि आपको हमने आप मुसलमान करना है या रिजवान ईसाई साहब, करना है, आप ये कह रहे हैं इस कि तरफ हम लेट मी आप कंप्लीट। इसके मुकाबले में हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने आपको एथीस्ट बनाना है। भाई वो तो जो कर रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं, वो नहीं किसी को जबर करना चाहिए। जो हाँ, अपना एक ऐसा तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर एक के लिए। मैं ज़ाकिर साहब पिछले दिनों फरमा रहे थे कि वो हम तो वहाँ पे तबलीग कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके तबलीग नहीं कर सकते। जी, तो जी। मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मेरा मेरा राइट है, मैं किसी चीज़ से इत्तेफ़ाक करूँ या ना करूँ। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आप अपनी तबलीग करें, वो आप तबलीग करें, जिसके अंदर जान होगी वो दूसरे को कन्विंस कर लेगा। आप भी तबलीग करें, आप जो कह रहे हैं उसको प्रोपेगेट करें, लेकिन दूसरों की शख्सी आज़ादी जो है उसको सामने रख के, और मेरे ख्याल में ये जो आजकल व्यूज़ की गेम लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है कि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने चाहिए, व्यूज़, और उसमें हम जानबूझ के मसाला डालते हैं। इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, और यकीन करें अवैस इकबाल, आपका जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। आप इस लाइन ऑफ आपकी जो लाइन है एथीज़्म के साथ लोगों को क्रिटिसाइज़ करना और उनसे डिबेट्स करना, इससे निकल के अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स करें, टॉपिक्स के ऊपर आप मिनॉरिटीज़ के राइट्स की बात कर लें, फेमिनिज़्म की बात कर लें। बाय द वे मैंने आपको देखा है, अभी कल परसों ही आपकी मैं पुरानी एक वीडियो देख रहा था, प्ले कार्ड पकड़ के इस्लामाबाद में खड़े हुए हैं, औरत लाहौर मार्च में, में लाहौर शामिल हो में। रहे हैं। द थिंग हाँ। इज़ सर, अब थोड़ा-सा मुझे मौका दें हुँ, रिज़वान साहब, आप ये कह रहे थे कि जो इल्हाद है, वो भी एक तरह का मज़हब है। तो हुँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये जुमला पहले भी बोला है, तो उसके जवाब में मैं सिर्फ़ ये कहता होता हूँ कि ना नहाना भी एक तरह का नहाना है। ये बिल्कुल एक वर्ड प्ले है, जिसकी अच्छा। कोई वैसे, और अगर आप ये समझते हैं कि अंधेरे के अंदर एक बंदा जो है टॉर्च जलाता है, रोशनी लाता है, तो आप उसे कहते हैं कि यार इसने एक नई किस्म का अंधेरा मचा दिया है। ठीक है? तो हम इसकी इजाज़त नहीं है, आपको अंधेरे के मुकाबले में एक बिल्कुल उसी तरह का अंधेरा रखना चाहिए। द थिंग इज़ कि हमारी जो टोन है, वो गलत हो सकती है।
हाँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा मैं उस वक़्त से पिछले 10-15 मिनट से आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिवली हमें ये बताएँ कि आप लोगों के ये आर्ग्यूमेंट्स गलत हैं। अगर आपको इस्लाम के नाम पर दुनिया में जहालत फैलाने की आज़ादी है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके आगे अपने तईं बंद बाँधने की कोशिश करें। हम ये समझते हैं कि इस्लाम समेत दुनिया का हर मज़हब मैन मेड है, लेकिन जंगल के अंदर आपको बहुत सारे साँप तंग करते हैं, लेकिन जिस साँप ने आपको डसा होता है और इस्लाम नाम के साँप ने मेरे बचपन के एतमाद को डसा है, तो उससे आपको ज़्यादा चिढ़ होती है। तो हम ये समझते हैं कि हमारी इसके ज़हर से जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें हैं, वो अगर बच जाएँगी तो हमें बहुत ज़्यादा इंसानियत को फ़ायदा होगा। मुझे आज तक किसी हिंदू शख्स ने एथीस्ट होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का निशाना नहीं बनाया यूएस में। मुझे आज हम्म, तक किसी ज्यूइश ने एथियस्ट होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का निशाना नहीं बनाया, लेकिन मेरी लास्ट जॉब के ऊपर एक मुसलमान मेरे बॉस ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने एथीज़्म की तबलीग अपने यूट्यूब के ऊपर बंद ना की तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं जिसके तहत इनकी जो मज़हबी अना है उसको तस्कीन पहुँच सकती है। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर क्या जो अमन आलम को जो ख़तरा है वो एथियस्ट से है या वो मुसलमानों के जज़्बा जहाद से है कि आपको मरने के बाद 70 हूरें मिलेंगी? तो मुझे लगता है कि आपका जो मिलिटेंट इस्लाम है वो हम्म। बेसिकली खराबी की जड़ है रिज़वान साहब। देखें, वो आपकी बातें देखिए, आई एम अ मुस्लिम। कुछ डाउट्स हैं चीज़ों के बारे में, उनके ऊपर हम बात भी करते रहते हैं और उसको फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगेन, अच्छा, मैं ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप ये 100% सर्टेन कैसे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल आपने जान लिया है, उसमें ज़रा-सा भी गुंजाइश नहीं है कि आप छोड़ देंगे यार? हालाँकि साइंस भी ये कहती है वी डोंट नो, 100,000 ईयर्स, 200,000 ईयर्स में कोई और चीज़ भी साबित हो सकती है, तो हम इसके अपने लॉज़ को हम चेंज कर लेंगे। आपने कैसे नतीजा निकाला है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है? सर, जिस तरह 2 और 2 5 नहीं हो सकते, उस तरह हज़रत याकूब जो हैं अल्लाह ताला से कुश्ती नहीं लड़ सकते। उसी तरह हज़रत इब्राहीम के ख़्वाब में आकर अल्लाह ताला हज़रत इस्माईल को ज़िबह करने का हुक्म नहीं दे सकते। उसी तरह से हज़रत आदम को ज़मीन पर पहला घर खाना काबा तामीर करने का हुक्म इसलिए नहीं दे सकते कि 10 करोड़ साल पहले अरब की जो ज़मीन थी वो ज़ेरे समंदर थी, उसके ऊपर एक ओशन था। जब आप रिलिजियस माइथोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके अंदर जो वाज़े शॉर्टकमिंग्स हैं, उनकी वजह से हम असर्टेन हैं कि कम से कम ये वाला अल्लाह जिसका तारुफ़ आप हमसे अपनी मज़हबी किताबों के ज़रिए करवा रहे हैं, वो सच नहीं हो सकता। इस कायनात का आगाज़ बिग बैंग से पहले कैसे हुआ, ये साइंस की वो होली ग्रेल है जिसका जवाब अभी ना मेरे पास है, ना आपके पास है। लेकिन आप इसके अंदर गॉड ऑफ गैप्स को बिठाकर कहते हैं कि चूँकि साइंस के पास बिग बैंग की तौजी नहीं है, लिहाज़ा ये वही अल्लाह ताला है जो गारे हिरा में अपने फरिश्तों के ज़रिए अपने बंदों के साथ कम्युनिकेट किया करता था, और ये चीज़ हमें हज़म नहीं होती है एक देसी घी वाले पराठे की तरह, तो इसलिए हम उसके ऊपर क्रिटिसिज़्म करते हैं रिज़वान साहब। नहीं, अब बिग बैंग की चलें, बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स की हम बात कर लेते हैं। मौज़ू अब वो आ गया, इस पे मैं बात करना चाह रहा था। आप कहते हैं कि एक धमाका हुआ और ये कायनात, यूनिवर्स वजूद में आई। ये धमाका बैठे-बैठाए कैसे हो गया? सर, यही तो हम कहते हैं कि कुछ ये ना कुछ बात तो है ना तो इसके पीछे? इस बात से साइंसदान जो गैलेक्सीज़ का रेट ऑफ सेपरेशन है, जब उसको रिवर्स करते हैं, तो उसके बाद वो हुँ। यूनिवर्स का जो सारा मास है, एक पॉइंट के ऊपर प्लैंक्स टाइम के ऊपर जाकर उसको कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से यूनिवर्स की एक्सपेंशन का आगाज़ हुआ। ये बात आपकी समझ में नहीं आती है, लेकिन आपकी समझ में ये ज़रूर आ जाता है कि उससे पहले जो नथिंगनेस एग्ज़िस्ट करती थी, क्योंकि टाइम और स्पेस तो इस बिग बैंग के बाद वजूद में आए, उसके अंदर आपका जो अल्लाह ताला था उसने 2500 साल पुरानी अरबी ज़बान में कुन फयकून कहा, तो ये कायनात वजूद में आ गई। तो मुझे इन दोनों अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ अच्छा, के अंदर मुझे से ये जो बताएँ, साइंस की एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा ये प्लॉजिबल मालूम होती है सर। ये टाइम और स्पेस वजूद में आए, जी। खुद ब खुद आ गए? यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि अगर कोई चीज़ खुद ब खुद वजूद में नहीं आती, तो आपका हुँ। अल्लाह ताला खुद ब खुद कैसे वजूद में आता है? आखिर कहीं न कहीं तो हम If everything must have a cause, then God must have a cause, and if there is anything without cause, say God, then idea of first cause is automatically rejected.
ठीक है, नहीं आपका वो आपका आपका जो एतराज है उसके अंदर खुद आपकी कमजोरी है कि भाई आपका यूनिवर्स बगैर वजह के नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जो अल्लाह ताला है वो बगैर वजह के हो सकता है। मैं ये भी मान लेता हूँ सर, मैं फॉर द हम्म सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी मान लेता हूँ रिजवान साहब कि आपका अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ठीक है, वो हम्म इटरनल है, उसने इस कायनात को तख्लीक किया है। मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी मान लेता हूँ, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आपके तमाम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपका अल्लाह ताला ये बता सकता है कि अगर वो ये उसकी एंटिटी है और ये यूनिवर्स है तो इसमें बीच में कनेक्शन कैसे है, उसने बगैर किसी रॉ मटेरियल के इस यूनिवर्स को कैसे तख्लीक किया, ये बता सकते हैं आप मुझे? नहीं देखिए बता सकते। उसमें अभी नहीं बता सकते हैं ना, शायद हम आपके पास तो डायरेक्ट नहीं कॉरेस्पॉन्डेंस है सर, नहीं आपके नहीं, पास तो 1,24,000 बंदे आए, देखिए फरिश्ते आते उसमें रहते हैं, गौस वली कुतुब अब्दाल आते रहते हैं, आपको नहीं बता सकते? नहीं, हमें नहीं पता था ना कि वैस इकबाल साहब बैठे होंगे 2024 में और नहीं हमें नहीं ये सर, सवाल और भी कर रहे बहुत होंगे। सारे लोग हैं अच्छा जिनके अच्छा, जहन में चले ये चले सवाल नहीं है। हम इससे हम दूसरे एक चल टॉपिक पे आते चल हैं। चल। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में आप बात करते हैं। ठीक है। डार्विन की थ्योरी है, हमें पता है कि उसने सफर किया और उसमें उसने बोन्स कटिंग की, उसको जोड़ा, उसको अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद हमारा एक सिंगल सेल से मल्टी सेल बने, फिर आगे फिर सी लाइफ आई, उसे करते 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 हम ह्यूमन बींग्स बन गए। अच्छा, अब मैं ये ज़ाती तौर पर मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद भी बिजनेस कर रहे हैं यहाँ। मैं ज़ाती तौर पर ये समझना चाह रहा हूँ, मुझे ये चीज़ हज़म नहीं होती कि एक मछली से हम इंसान कैसे बन गए। हम्म। मतलब मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि वो फेमस वॉच थ्योरी आपने सुनी होगी कि एक अगर आप डेजर्ट में जाएं, वहाँ पे आपको एक वॉच पड़ी मिले, घड़ी आपको पड़ी वहाँ मिले, हमें पता है कि घड़ी जो है वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लास, ग्लास रेत से आती है, उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, फिर प्लास्टिक है, प्लास्टिक ऑयल से बनता है, फिर उसमें मेटल है, मेटल हम ज़मीन से निकालते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐसे घड़ी के अलावा हमारे पास रॉ फॉर्म में पड़ी हों, और चाहे सूरज चमके, बिजली कड़के, हवाएं चलें, सैलाब आए, ये तीनों चीज़ें मिक्सअप हो के एक घड़ी कैसे बन सकती है जो टाइम भी दिखा रही हो। सर आप ये तो मैं आपको अभी आप रख बताऊंगा कि दें, आप मैं जितने मर्जी झकड़ इंसान जो चला है, रहे हैं, वो नहीं इंसान, चलेगी वो। रिजवान साहब, इंसान जो है, आपने गौर किया होगा कि जब आप सवाल कर रहे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि आपको उसमें मैं ना टोकूं ताकि आपकी जी जी पूरी बिल्कुल, बात लोगों तक जाए। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मछली से इंसान बना है। थ्योरी ऑफ हम्म एवोल्यूशन मुझे लगता है कि इन डिटेल आपकी नज़र से गुजरी नहीं है, क्योंकि थ्योरी हम्म ऑफ एवोल्यूशन ये क्लेम ही नहीं करती है कि मछली से इंसान या इंसान से मछली बनी है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये क्लेम करती है कि आज से 3 अरब 80 करोड़ साल पहले एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से हयात का आगाज हुआ, और उसके बाद वो हयात प्रोकैरियोट्स में और फिर यूकैरियोट्स में, और उसके बाद उसकी डाइवर्सिफिकेशन होती गई। ठीक है, उस डाइवर्सिफिकेशन की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगी, वो आपको फिजियोलॉजी में मिल जाएंगी, बायोकेमिस्ट्री में मिल जाएंगी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर मैं एक पब्लिक के अंदर जो बात करने के हवाले से हम्म। समझिए, ये चीज जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से इंसान का इर्तका आपको नामुमकिन नजर आता है, लेकिन एक मिट्टी के पुतले के अंदर रूह फूंकने से जो इंसान की तख्लीक और उसके बाद उसकी पसली से 9 माह या 18 साल की हवा की तख्लीक आपको बिल्कुल ठीक लगती है रिजवान साहब? देखिए उसके बारे में तो मैं एक शायद प्रोग्राम भी सुन रहा था, डॉक्टर इसरार अहमद का काफ़ी पुराना प्रोग्राम है मुबशर लुकमान के साथ, उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई आदम आदम भी एक इंसान नहीं है, वो एक नाव भी हो सकती है, एक पूरी मखलूक भी हो सकती है, और पसली से निकाला जो इवन के हवा का नाम जो है वो भी कुरान पाक में नहीं है, वो अहादीस में होगा, और ये पसली से निकालने वाली बात भी कुरान पाक में नहीं है, अहादीस में है, और अहादीस के बारे में तो वो ज़ईफ भी हो सकती हैं, वो सही नहीं भी हो, वो रवायत हुई है ना, तो रवायत में कोई यानी कड़ी यानी चुभ भी आप ये सकती है। कहना चाह रहे हैं कि आदम जो है एक नहीं थे, आदम जो है पूरी एक नस्ल को, तो वो जो जन्नत से पूरी नस्ल निकाली गई थी। नहीं, उसमें वो आदम को एक इंसान के तौर पर ले रहे हैं ना, तो वो
मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मुझे मेरी जो सर अंडरस्टैंडिंग देखिए, बनी वहां इस से। डॉक्टर इसरार की जो अंडरस्टैंडिंग है आदम को या हव्वा को लेकर, उस अंडरस्टैंडिंग से पिछले 1400 सालों के अंदर जो कुरान मजीद की 1800 तफासीर लिखी गई हैं, उसमें से 1790 तफासीर इत्तफाक नहीं करती हैं। ठीक है, जब मुसलमान जो हैं पहले खुद हजरत आदम के एक शख्स होने पर या उनके एक कौम होने पर इत्तफाक कर लेंगे तो मैं आपकी बात सुन लूंगा, लेकिन आप सबको पता है कि हजरत आदम को हुक्म दिया गया कि वो काबा की तामीर करें। हव्वा उनकी बीवी थी, काबिल और हाबिल उनके दो बेटे थे। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, काबिल पछताने लगा। एक पूरी देवमाला है जिसको आप बैठे बिठाए डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अगर आपकी बात मैं मान भी लूं कि हजरत आदम एक शख्स नहीं थे, वो पूरी एक कौम थी, डॉक्टर इसरार की तशरीह ठीक है, तो रिजवान साहब इस बात का फैसला कौन करेगा कि कुरान मजीद के हवाले से डॉक्टर इसरार की तशरीह ठीक है या मौलाना अबुल अला मुददी की तफसीर ठीक है जो कि हजरत आदम को एक शख्स समझते थे, या मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी की तर्जुमा और तफसीर ठीक है? तो आपस में जब मुसलमान खुद एक अल्लाह के फाइनल वर्ड पर, एक मुबैना फाइनल वर्ड पर एक इंटरप्रिटेशन के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकते हैं, तो आप क्यों कोशिश करते हैं कि आप जो लोग आपके मजहब के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, आप उन्हें मुत्तफिक करने की कोशिश करें? पहले आपस में तो इत्तफाक कर लें, अच्छा चलें, कंसेंसस कर लें। अब थोड़ा सा ज्यादा डीप हम चलेंगे, थोड़ा सा लाइट इसको करते हैं। सर मैं मेरे ख्याल ये में ना यही तो मैं कह रहा हूं सर कि डेवल लाइज इन डिटेल। ओके। जब आप डिटेल में नहीं जाएंगे ना सर, ठीक है, तब तक आप चीजों की असलियत तक और उनकी माहियत तक नहीं पहुंच पाएंगे सर। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है तो इंसानों और चिंपैंजीज का जो डीएनए है वो 98.5% सिमिलर क्यों है? आपके अंदर अपेंडिक्स क्यों है? आपकी कानों की लवे क्यों है? आपकी जो आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं रिजवान साहब? अच्छा मुझे ये बताएं, 100,000 ईयर्स, 150,000 ईयर्स ह्यूमन बींग्स यहाँ पे हैं, होमोसेपियंस या इरेक्टस या नेडरथल्स जहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट 100,000 ईयर्स का, 70,000 ईयर्स का तो हमें पता है, बोन स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है। अगरचे ये यूनिवर्स की टाइमलाइन में ये 100,000 ईयर्स या 200,000 ईयर्स को माने नहीं रखते, बहुत लंबा टाइम है उसमें, लेकिन इस 100,000 ईयर्स में जिसका हमें पता है बोन स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है, हमारी फर्दर किसी किस्म की एवोल्यूशन क्यों नहीं हुई? हमारे को दुम निकल आई हो, या हमारे कान का साइज किसी का बड़ा हो गया हो, किसी का नाक जो है वो फूल के इतना बड़ा हो गया हो, ये हम इंसान होमोसेपियंस ऐसे के ऐसे ही क्यों है? हमारी फर्दर एवोल्यूशन क्यों नहीं हुई? पिछले 100 साल में आपकी जो एवरेज लाइफ है वो 46 से डबल होकर तकरीबन 70-75 तक पहुंच चुकी है। और एवोल्यूशन के लिए आपको 1 लाख साल दरकार नहीं होते, एवोल्यूशन के लिए आपको 2 लाख साल दरकार नहीं होते। रिजवान साहब, एवोल्यूशन का जो स्केल है वो मुहैयरुल अकूल है। एवोल्यूशन जो है वो पिछले 6 मिलियन सालों में या 60 लाख सालों में जो इर्तका है, उसने सिर्फ और सिर्फ इंसानों और चिंपैंजीज के अंदर 1.70% की वेरिएशन पैदा की है। ठीक है, एवोल्यूशन आपको जो कोरोना वायरस है, जिसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि वायरस एक सबसे छोटी एंटिटी होती है हयातियात के अंदर, तो उसने वैक्सीन के बाद जो उसके अंदर म्यूटेशन हुई है वो एवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी दलील है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब 1920s में जो पेनिसिलिन इजाद की थी वो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक थी, और उसके बाद बैक्टीरियाज ने अपने आप को एवॉल्व किया उस पेनिसिलिन के खिलाफ, और आज सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वजूद में आ चुकी हैं। इन बैक्टीरिया और वायरसेस की जो एवोल्यूशन का स्केल जो है उस हवाले से सिमिलर है जिस हवाले से इंसानों का स्केल डिफरेंट, अगर आप सिमिलर है। अगर आपको बैक्टीरियाज के अंदर और वायरस के अंदर जो एवोल्यूशन है वो ह्यूमन लाइफ स्पैन में नजर आती है, तो आपको इंसानों के अंदर एवोल्यूशन देखने के लिए कम से कम 1 से 2 करोड़ साल देने पड़ेंगे आपको रिजवान साहब, जो कि अभी आपने नहीं दिए हैं। अच्छा अभी जो हमारे जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये लॉ है? हम्म। लॉ तो नहीं है ना, ये भी थ्योरी है ना ये? सर, आपने मुझे बताया था कि आपने यूआईटी से इंजीनियरिंग की है, तो अच्छा। आपके पास जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन की, वो लॉ हम्म। है कि थ्योरी है?
every body in the universe attracts every other मैं body आपका with a पॉइंट समझ force गया, मैं which is मैं directly समझ गया आपका proportional to पॉइंट। the product of their masses and आई inversely गॉट इट, proportional to the आई scale गॉट of the आई distance गॉट इट। between them. साइंस के अंदर जो थ्योरी होती है वो तमाम एक टेस्टेड हाइपोथेसिस होता है सर, ठीक है। आप ये बिल्कुल ये एक कॉमन मैन वाला आंसर है कि जो थ्योरी होती है वो एक लॉ नहीं होती है। आपके पास जो वेस्पर थ्योरी थी, आपको याद होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, आपके पास जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है वो एक एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट है। और मैं आपकी ये सारी बातें अगर तस्लीम कर लूं रिजवान साहब, तो फिर मैं आपको वही दावत दूंगा जो मैं कि पाकिस्तान के दीगर लोगों को जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाकिद हैं, कि प्लीज आप अपनी ये फाइंडिंग्स जो है नेचर मैगजीन में पब्लिश करें और अगला नोबेल प्राइज जीतें सर। देर किस बात की है, कम ऑन। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको लाइट करें, अभी हमें 1 घंटा भी होने वाला है। ये सर असल में ये ना ये असल में ये जो सारा जो पंगा डाला है ना, मेरे ख्याल में वैसे इकबाल साहब, ये इब्लीस भाई साहब ने डाला है। जब उसने सर सजदा करने से इब्लीस इनकार जो है किया था ना, सजदा करने से इनकार किया था, उस टाइम उसको पकड़ के ज़ंदान में डाल दिया है, तो हम आज ये भुगत ना रहे होते। उसको छोड़ सर दिया। ऐसा इब्लीस अब एग्जिस्ट नहीं करता हमारे नजदीक, अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है ना, तो हुँ, बाकायदा आपके जो इकबाल साहब थे वो बहुत बड़े मद्दाह थे इब्लीस के। उनकी हुँ, एक हुँ, नज्म है जिसके अंदर इब्लीस जो है जिब्रील को मुखातिब करके कहता है कि देखता है तू फ़कत साहिल से रिज़्म खैर व शर, कौन तूफ़ान के थपेड़े खा रहा है मैं कि तू, गर कभी खलवत मयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्सा आदम को रंगीन कर गया किसका लहू, मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। यानी आपकी जो अगर ये कहानी दुरुस्त है तो इब्लीस इस दुनिया में इख्तलाफ राय का बानी है, और आपका अल्लाह ताला अपने जैसे किसी खालिक से लड़ने की जगह अपनी ही मखलूक इब्लीस जिसको उसने खुद पैदा किया है उसके साथ बरसरे पैकार है। और आपके कुरान मजीद के मुताबिक मैं दोजख को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा, और आपकी हदीस के मुताबिक हर 1000 में से 999 इंसान दोज़खी हैं, तो इब्लीस जो है फातेह है, और आपका अल्लाह 1,24,000 लोगों की सपोर्ट के बावजूद हार चुका है। चलें, मेरे ख्याल में ना ये चीज़ें, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हद नहीं तक सर, मैं मैं मुझे 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 देखिए मेरी बात सुने। हुँ, हर वो शख्स जो कि कुछ फंडामेंटल्स को एडहेयर करता है वो फंडामेंटलिस्ट होता है, ठीक है। हुँ, अगर आप इस्लामिक फंडामेंटल्स को एडहेयर करते हैं तो आप फंडामेंटलिस्ट हैं। अगर मैं हुँ। रैशनैलिटी के फंडामेंटल्स के साथ एडहेयर करता हूं तो मैं भी फंडामेंटलिस्ट हूं। अगर आप देखें, सबके दोस्त हैं ना सर, तो आप किसी के दोस्त नहीं हैं, वैसे ठीक इकबाल है। साहब, देखें देखें मेरी बात सुनें, अल्लामा इकबाल साहब ने शिकवा लिखी, जी। ठीक है ना? उसमें शिकवा किया उन्होंने। जी मेरे ख्याल में जो ओरिजिनल थॉट्स थे वही थे, उसके बाद जो जवाब शिकवा उन्होंने लिखी, वो सिर्फ़ मौलवियों को काउंटर करने के लिए लिखी उन्होंने, सर, उन्होंने हालाँकि वो अतिया फैज़ी से रोमांस भी किया, उन्होंने एमा वॉटसन के साथ रोमांस भी किया, ठीक है? अच्छा, वो आपको पता तो होगा। और उसके तो बाद आपके साथ ने पब्लिक कंज़म्पशन के लिए ये शेर कहा कि है वही जवां कबीले की आँख का तारा शबाब जिसका बेदाग ज़र्ब है कारी, ठीक है? हुँ, तो वो एमा को खत लिखते होते थे कि अब तो मुझे जर्मन ज़बान का सिर्फ़ एक लफ्ज़ याद है और वो है एमा, ठीक है? और घर में एक हुँ। बेगम बिठाई हुई थी। तो सर द थिंग इज़ कि खुद लोगों को खुद ही का दर्स देते थे और खुद नवाब भोपाल से वज़ीफ़ा लेते थे। तो सर जो बड़े लोगों की ज़ातियात होती हैं, उनकी अमलियात से अक्सर फ़र्क होती हैं रिज़वान साहब। सब देखें, बात सुनें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो भी कहते थे, अल्लाह मुझे तजल्ली दिखा, आई वांट टू नो। डाउट्स तो उनके अंदर भी थे, वो भी क्वेश्चन कर रहे थे। तो अगर अवैस इकबाल क्वेश्चन कर रहा है या मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये हमारा राइट है, हम क्वेश्चन करें। इसको इतना नेगेटिव प्राइम में नहीं लेना, उन राइट विंगर्स को भी नहीं लेना चाहिए अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन अगेन क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर हम 100% सर्टेन ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। रिज़वान साहब आपको एक बात बताऊँ, मैं आपकी धीमे मिजाज की और आपकी इंटेलिजेंस की कदर करता हूँ। लेकिन जिस आइडियोलॉजी को आप आराम-आराम से, प्यार-प्यार से, हल्के-हल्के टो करने की या डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस आइडियोलॉजी के नज़दीक आप भी दोज़खी हैं। क्योंकि एक हदीस मुबारका है कि अगर तुम हम्म, कुफ़ार की वज़ाक़ता इख्तियार करोगे तो क़यामत के दिन उन्हीं में से उठाए जाओगे। तो अगर आपने शेव की हुई है और आपने पतलून कमीज़ पहनी हुई है, तो आपने कुफ़ार की वज़ाक़ता इख्तियार की हुई है। तो आप नहीं तो जिस वो तो आइडियोलॉजी को दाकिर डिफेंड, जाकिर नाइक साहब भी यही पैंट कोट तो पहन के खड़े होते हैं। यही तो सर, मंदिर के चूहे कहाँ डरते हैं भगवान से? वो तो उसको सीधा-सीधा ज़ईफ़ करार दे देंगे। तो जिस आइडियोलॉजी को आप यहाँ अच्छा, डिफेंड कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के नज़दीक खुद आप भी दोज़खी हैं।
अच्छा मुझे ये बताएँ, हम थोड़ा-सा वापस जाते हैं उसी टाइमलाइन में। गांधी साहब के साथ आपने बेशुमार प्रोग्राम किए। अच्छा, एक प्रोग्राम में मैं आपकी बात सुन रहा था कि वो प्रोग्राम आपने तरतीब दिया, उसकी रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई, तो गांधी साहब वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए। आखिरी प्रोग्राम जी, ये 30 अच्छा, अक्टूबर लास्ट प्रोग्राम था ये? 2009 की जी आखिरी प्रोग्राम। क्या हुआ था? उसका बैकग्राउंड क्या था? वो इवेंट कैसे हुआ? हमारे उस प्रोग्राम का टॉपिक था कि क्या जबिल्लत समाज से ज़्यादा कवी है? यानी जो इंस्टिंक्ट है वो आपकी मज़हबी टीचिंग से या आपकी सोशल स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने उसमें हुँ, गांधी साहब के साथ ओपनिंग क्वेश्चन ये किया था कि अगर एक लड़की का रेप हो जाता है, तो उसका जो अल्लाह ताला है, आपका अल्लाह ताला है, वो रेपिस्ट को मैक्सिमम सज़ाए मौत दे सकता है और आपका मुआशरा उसको मैक्सिमम रेपिस्ट को सॉरी आपका अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में जला सकता है और मुआशरा उसको सज़ाए मौत दे सकता है। लेकिन अगर आपका अल्लाह खुद भी चाहे तो उस लड़की की इज्जत वापस नहीं आ सकती। तो गांधी साहब जो हैं वो सीधे होके बैठ गए और कहने लगे कि देखें, आपको इस सवाल का जवाब ढूँढने से पहले अल्लाह ताला की पूरी स्कीम समझने की ज़रूरत है और क़यामत के दिन अगर उस लड़की का रेप हुआ है तो उसे अल्लाह ताला अजर के तौर पर अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज की लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम मुझे याद है लेकिन उसकी इजाज़त के बगैर मैं ले नहीं रहा। हुँ, तो हुँ। उसने ये कहा कि मैं भी फिर सेडक्टिव लिबास पहनती हूँ, अपना रेप कराती हूँ और जन्नत पे पहुँच जाती हूँ। यानी जन्नत मुझे अपनी किसी इंट्रिंसिक एफर्ट की जगह एज़ अ कॉम्पेंसेशन मिली है। तो गांधी साहब ज़रा ना फिर गुस्से में लाल भभूके हो गए और कहने लगे कि नहीं, उस लड़की को अल्लाह ताला की मजमूई जो दानिश है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो फिर इस पर मैंने लुकमा दिया कि लड़की जो है पहले रेप करवाए, फिर शलवार पहने, फिर रेस कोर्स थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाए, फिर कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में जाकर बाग-ए-जनाह में आपकी किताब मीज़ान में अल्लाह की वो स्कीम समझने की कोशिश करें जैसा कि आपने बयान की है और क्या आप अपने बेटे की शादी उस लड़की से करेंगे जिसको आप अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल करवा रहे हैं। इस पर गांधी साहब को लगा कि हम उनके साथ उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं तो उन्होंने अपना माइक उतारा और वो वहाँ से चल दिए। जो लोग इस वाक़ये के ऊपर यकीन नहीं करते हैं तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि जियो के अंदर जो 2 बड़े सीनियर कैमरामैन हैं, एक का नाम नवीद अनवर है और एक का नाम नवीद हयात है और वहाँ पर जो हमारे प्रोड्यूसर थे उनका नाम शहबाज सफदर था। तो आप लोग अभी भी उनसे ज़ाती तौर पर राब्ता करके पूछ सकते हैं कि उसके बाद गांधी साहब ने वापस हमारे साथ प्रोग्राम करने से इनकार कर दिया और अक्टूबर 2009 से लेकर जनवरी 2010 तक मैंने रऊफ साहब और मारिया मेमन का जो मॉर्निंग शो था जियो पाकिस्तान उसमें एज़ अ प्रोडक्शन एसोसिएट नौकरी की ताकि घर का चूल्हा जला सकूं और जनवरी 2010 में जाकर मुझे दुनिया टीवी में एज़ अ न्यूज़ एंकर जॉब मिली थी सर। अच्छा, वैसे इकबाल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, हमारे मुसलमान होने में मेरे ख्याल में इसका जो यहाँ पे जो इश्यू है ना, ये रेप का और ये कानून की बालादस्ती का इश्यू है। मैं अभी यूएई में बैठा हूँ। यहाँ पे मुसलमान कंट्री है, इस्लाम इनका रिलीजन है, तो यहाँ पे सर ये जो हिंदू भी। बरदुबई में जो मॉस्को होटल है, तो वहाँ पर जो रशियन तवाइफ़े हैं, जिनको हम 1000, 1200, 1500 दिरहम में लेकर आते हैं और जो एब्सोल्यूट वोडका है, धड़कन नाइट क्लब है कार्ल्टन के अंदर, ये सब कुछ मुसलमान कंट्री के अंदर रवा होना चाहिए? सर देखें, देखें वो असल में वो वहाँ पे, मैं ये आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सारे मज़ाहब मौजूद हैं। नहीं, ईसाई नहीं भी सर, आपने हैं, कहा ये हिंदू भी मुसलमान हैं। कंट्री है। मुसलमान कंट्री के अंदर सुन लेना, पूरी सुन दुनिया ले, की मैं तवाइफ़ें मेरी आकर मेरा मेरा दंगे पूरा करेंगी। सवाल सुन ले, जी, मेरा पूरा सवाल सुन जी, ले, फिर जी, आपको जी। कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तकरीबन सारे मज़ाहब के, अब तो ज्यूज़ भी हैं यहाँ पे। इसराइल को थोड़ा सॉफ्ट अलाउ कर दिया है उन्होंने, सारे वो यहाँ पे यहूदी आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारे लोग रह रहे हैं, मस्जिद भी है, मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, मंदिर भी बना रहे हैं, चर्च भी बन रहे हैं। आपने डिस्को जाना है, आप डिस्को जाएँ, आपने मस्जिद जाना है, मस्जिद जाएँ, आपने चर्च जाना है, शख्सी आज़ादी है। लेकिन अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे, तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जियो हो, वो दे आर ऑल इक्वल, उनको एक ही पनिशमेंट मिलेगी। तो मकसद ये है कि कानून जो है, वो एक होना चाहिए। तो हमारे यहाँ मसला, आप पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं, जहाँ पर डिस्कोज़ भी मौजूद हों, जहाँ पर रशियन तवाइफ़े भी मौजूद हों, जहाँ पर नाइट क्लब्स भी मौजूद हों, जहाँ पर मंदिर भी बन रहे हों, जहाँ पर चर्च भी हों, जहाँ पर कसीनो भी हों, जिसका जो दिल करे। आप क्या पाकिस्तान को ऐसा देखें मुआशरा बनाना चाहेंगे? देखिए, हम एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमें
वो टूरिस्ट नहीं आ रहा पाकिस्तान में तो और आपको ये मसला है। पाकिस्तान में टूरिज्म के देखिए, लिए इस तरह का हमें मुआशरा बनाना इखलाकी, चाहेंगे जिस तरह देखिए का नहीं दुबई में, ये पहले थे, जिस पर आप ये रहते हैं? 1980 70 से पहले सारा कुछ था, डिस्कोस भी थे पाकिस्तान में, वो भी तो ऐसा पाकिस्तानी था। ऐसा आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिस्कोज हों, मेरे ख्याल पाकिस्तान में के अंदर नाइट क्लब्स हों, पाकिस्तान के मजहबी अंदर रवादारी मदीने हों? होनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए। लेकिन लेकिन डिस्कोस डिस्कोस अगर हैं, क्योंकि फिर ही तो गैर मुल्की आएंगे ना। अगर किसी टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट ने आना है तो और सर उसको आप जाके कुछ मैं मुझे आपके कुछ नहीं साथ मिलेगा। बहुत मुझे आपके साथ बड़ा बड़ा आप पे प्यार आ रहा है, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं ना सर, आपके पाकिस्तान के उलमा कराम मेरा तो आप कत्ल करे बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं। करेंगे, वो आपको भी वाजिबुल कत्ल करार दे देंगे कि देखिए, हमें हमें टूरिज्म एट लीस्ट, ये मेरी कोशिश है कि मेरी ये समझ बूझ है कि एट लीस्ट हमें प्री 80s का जो पहले का पाकिस्तान था ना, उसमें हम हम्म, वापस चले जाएं। हम्म, देखिए, आप डिस्को नहीं जाना चाहिए, ना जाएं। यहाँ शराब मिलती है, लेकिन विस्की मिलती लेकिन है, जॉनी वॉकर, सारा कुछ मिलता है। ये लेकिन समाज वैसे ये अगर समझ बिलीव करें, जमात-ए-इस्लामी के अंदर नहीं है, ये समझ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के अंदर नहीं है, जिसने 2028 तक पाकिस्तान से सूद को ख़त्म करने की करारदाद पेश की है। ये समझ उन लोगों के अंदर नहीं है जिन्होंने निकाहनामे के अंदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जो शिक है वो शामिल कर ली है। पाकिस्तान जो है इस वक़्त एक रिलिजियस हेल बन चुका है रिज़वान साहब। नहीं तो इंटरेस्ट तो गांधी साहब तो उसको बड़ा करके वही उन्होंने तो मैं कर दिया कहता हूँ कि सर कि दूसरों को इस्लाम की तबलीग करने से पहले पहले सारे उलमा एक जगह अभी मीटिंग असल में करके होना क्या है, अभी आपस उन्होंने में कर तो एक दिया है। इस्लाम पर मुत्तफिक हो जाए ना अभी सर। उन्होंने ये तरमीम करवानी थी, उन्होंने हुँ, इनकी बातें मान ली हैं कि चलें हुँ। 3 साल के बाद इसको हम कर देंगे। ये महीने, ये वही चीज है जो तहरीर कादरी साहब के साथ हुई। उन्होंने कहा कि हम वो कर लेंगे, आप जाएं फिलहाल, वो आपके सारे मुजरिम कौन पकड़ लेंगे। जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो ये तो सारी कहानी तो हमें समझ में है इसकी। लेकिन ऑन द जैसे सीरियस नोट आपके मेरे ख्याल ख्याल, में सूद खत्म करना मुमकिन है? देखिए आज हम बेसिकली सूद का कंसेप्ट ही नहीं समझ पा रहे कि अभी आज के दौर में मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप हुँ, फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बिजनेस करना है, मुझे 5 लाख दिरहम चाहिए, हुँ। तो मुझे, और साथ इन्फ्लेशन भी हो रही है हर साल, और दिरहम डिवैल्यू हो रहा है, रुपीज डिवैल्यू हो रहा है, जो भी करेंसी हम कह लें, तो मुझे 5 लाख दिरहम, 3 लाख दिरहम बिजनेस करने के लिए कौन देगा फ्री ऑफ फंड में? यही तो कोई नहीं देगा ना। आपकी बात 100% तो ठीक है, लेकिन ये बात तो आप इस्लाम के बानियों को नहीं समझा सकते। नहीं ये बात उनको नहीं समझा सकते जो कहते हैं कि सूद अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग है। आपके मदीने के जिन लोगों ने सर ये यहूदियों से बंद, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बंद करवा लें, ये आपको जरदारी साहब भी बंद नहीं करने देंगे। नहीं, नहीं सर, ये वो क्योंकि अगली किस्त रुक जानी है साथ ही। मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे लोग पुट्ठे होके भी ना चले ना, तो सूद जो है खत्म नहीं हो सकता। अगर नहीं, सूद अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग है, तो पिछले 1400 साल से ये जंग जो है सूद जीत रहा है। देखें उसको, अगेन में हमारे उलमा को भी जो है ना, वो चीज़ों को अब जो चीज़ें करने वाली हैं वो तो करें ना। जो चीज़ें नहीं, हम उन चीज़ों में अच्छा, हाथ वैसे डाल मुझे देते हैं। आज आपके साथ गपशप लगा के ना बड़ा मज़ा आया। आप अब मैं आपसे बल्कि दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको मुनासिब लगे तो फिर भी कभी हमारे साथ डिस्कशन कीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मुझे ना एक बात बताएँ, आपने कहा कि आप एक मुसलमान हैं, बड़ा हौसला है आपका कि आपने तनकीद भी सुनी। मैंने कोशिश की कि मैं कोई गुस्ताखी ना करूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हम गुस्ताखी करेंगे तो हम अपने जो ऑडियंस के कान हैं वो खो देंगे। सर, ऐसा ही है। मेरी मदद करेंगे थोड़ी-सी? जी, सर, जी, बिल्कुल। मुझे ना मरने के बाद ना दोज़ख में नहीं जलना, अगर दोज़ख है तो, ठीक है? मुझे सिर्फ़ इतना समझा दें कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है? सर मुझे ये बताएँ, आपके अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया इस दुनिया में? मैं क्या उसने मुझसे क्या लेना है? सर मुझे ये बताएँ, अगर आप दोज़ख में नहीं जलना चाहते और ये समझते हैं कि दोज़ख नहीं है, मुझे दोज़ख के वजूद पर मसला यकीन क्या नहीं है? है सर। मसला क्या है? मसला ये है सर, मुझे दोज़ख के वजूद पर ही यकीन नहीं है, मुझे लाइफ़ आफ्टर डेथ पर ही यकीन नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है यकीन कि नहीं है ना, आपको डाउट्स है ना? आपकी अंडरस्टैंडिंग के देखें, मुताबिक रिज़वान भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपके अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया? ये बताएँ। सर देखें, आखिरी सवाल है सर, इसके बाद ना डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, सुबह मैंने ऑफ़िस भी जाना है, तो अच्छा, वो ये सवाल का जवाब जो है ना, मैं खुद भी ढूँढ रहा हूँ, क्योंकि वो अल्लाह ताला, सर आपके पास आखिरी हिदायत मौजूद है, जिसके नहीं वो अंदर हमारे एक लफ्ज़ की भी तहरीफ नहीं हुई। जो उलमा हैं वो तो कहते हैं कि आपको इबादत करनी है, शिरक नहीं करना। शिरक नहीं करना ना, हर अल्लाह ताला भी हमसे डिमांड ये करता है कि शिरक नहीं करना। हालाँकि टेक्निकली तो शिरक उसी वक़्त ही हो गया था। इब्लीस साहब जो हैं, उन्होंने तो शिरक करने से इनकार किया ना। मुझे तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने आपके अल्लाह ताला ने मैं इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। अब मुझे ये चीज़ फ्रैंकली अपने लेवल पे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर इबादत ही करवानी थी, तो वो तो फरिश्ते भी काफ़ी थे। सर 2-2 तो आपके हमारे कितने बच्चे हैं? 2-2 तो सर आपके कितने बच्चे हैं?
मेरे सर 3 बच्चे हैं। सर क्या आप उन्हें ये कहते हैं कि जब तक तुम मुझे दिन में 5 दफा आई लव यू डैडी नहीं कहोगे तब तक मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल, सही बात तो सर चलें सर फिर आज की डिस्कशन खत्म करते हैं। तो हम है। हम चलिए, यहीं से हम सिलसिला कलाम अगर आपको मुनासिब लगेगा तो हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे ज़ाती तौर पर आपसे बात करके मज़ा आया। आपकी बर्दाश्त को सलाम, आपके हौसले को और आपके ज़ब्त को सलाम। और अगर मेरे मुंह से ऐसी कोई बात लगी हो जो आपको दिल में नागवार लगी हो तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन मेरा मकसद जो है वो यहाँ पर आपकी शख्सियत पर कोई बात करना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ दलाइल पर बात करना था। और जो भी आइडियोलॉजी पब्लिक डोमेन में होती है तो अगर वो तारीफ से खुश होती है तो उसे क्रिटिसिज्म सहने का हौसला भी रखना चाहिए। रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, टेक केयर।